नमस्ते आप सभी को। मैं दीप ठाकर रुद्रांश योगशाला से आप सभी शिक्षाविद महानुभाव और आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो योग सत्र है उसकी शुरुआत हम एक बार ओम के उच्चारण से करेंगे। तो सबसे पहले सभी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, बैक स्ट्रेट। देन स्लोली क्लोज योर आईज, धीरे से आंखों को बंद करेंगे। आती जाती श्वास प्रश्वास के प्रति स्वाभाविक सजगता। Then slowly breathe in. तो पिछले सेशन में हमने योग सत्र में देखा त्राटक के बारे में। आज हम कुछ चर्चा करेंगे योग के संबंध में। आहार की चर्चा ऋषियों ने क्या कही है। जैसे आप देखेंगे कि योग शब्द का अर्थ केवल और केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है और इसी के अंतर्गत आहार विज्ञान भी सम्मिलित हुआ है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता है कि प्राचीन समय में ऋषियों ने इस तरह से योग में आहार का वर्णन किया है जो शायद आज के डाइटिशियन भी ना कर पाए उस हिसाब से। तो योग में हम मुख्यत्वे चीजों को तीन गुणों में बांटते हैं। वैसे ही आहार को तीन गुणों में हमने बांटा है। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। ये गुणों के आधार पर आहार का वर्गीकरण ऋषियों ने किया है। जो भी योगाभ्यासी है, जो भी योगा प्रैक्टिशनर है, उन सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आहार की शुचिता, आहार की पवित्रता और संयम से मिताहार का सेवन करें। योग कहता है कि आप अपने आमाशय को, स्टमक को, जितनी भूख है उससे आधे हिस्से तक भरें आहार से। आधा हिस्सा, उसका जो तृतीयांश हिस्सा है उसको छोड़ दे पानी के लिए और उससे आधा हिस्सा छोड़ दे आप हवा के संचालनार्थ के लिए। तो ये आइडियली आपके आहार का कोटा योग में बताया है कि आपको आहार कितनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आहार के संबंध में आपके आसपास, जैसे आप जिस जगह पे भी रहते हैं वहां आसपास कुछ औषधियां आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपको उसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे कि यही एज होती है जब शरीर बन रहा होता है। और योग ने इसीलिए कहा है कि अगर छोटी एज से ही हम खान पान पर ध्यान देते हैं तो यह शरीर वर्धनार्थ भी काफी सहायक होता है। तो आपका शरीर और आपका मन अभी बन रहा है, उस समय में आहार के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि इस उत्तराखंड के इलाके में इसी सर्दी के दिनों में मंडुए के आटे की रोटी खाई जाती है जिसको रागी कहा जाता है। ये निश्चित रूप से खाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें ये मिलेट्स है और आप देखेंगे इसमें ग्लूटेन की मात्रा काफी कम होती है और अगर आप इसका नियमितता से सर्दी के दिनों में सेवन करते हैं तो इसके काफी अच्छे इफेक्ट सिस्टम पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ औषधियां बता रहा हूँ। जो औषधियां नहीं है, एक तरीके से वो फूड सप्लीमेंट है। ठीक है, तो नियमित रूप से आप अगर योग के अनुसार इसको सेवन करते हैं तो आपके सिस्टम में सेल्स के लेवल पे, कोशिकाओं के स्तर पे शुद्धि होती है। उसमें से पहली चीज जो योग बताता है वो है आंवला, इंडियन गोसबेरी जिसको कहा जाता है। तो आपके इर्द गिर्द भी आसानी से ये अवेलेबल है। अगर इस सीजन में आप आंवले का प्रतिदिन सेवन करते हैं, सुबह सुबह 2 आंवले के करीब, तो आप मानेंगे कि आपकी विटामिन सी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ये आंखों के लिए काफी अच्छा माना है, बालों के लिए अच्छा माना है और स्किन के लिए काफी अच्छा फायदा करता है। इसके साथ ही आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसकी वजह से ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और आपकी स्मृति की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई वो है आंवला। दूसरी चीज जो काफी महत्वपूर्ण है वो है हल्दी। अगर आप देखें तो हल्दी वाला दूध, योग परंपरा में हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको कोशिकाओं के स्तर पे शरीर की शुद्धि करनी है, ना कि केवल फिजिकल ऊर्जा के स्तर पे, तो निश्चित रूप से हल्दी वाला दूध पिया जाना चाहिए। आप थोड़ी सी 1 टेबल स्पून हल्दी ले, 1 गिलास दूध में वो हल्दी को मिलाए और उसके अंदर एक काली मिर्च को कूट करके डाल लें, क्योंकि जब आप काली मिर्च और हल्दी का संयोग बिठाते हैं तब योग ये कहता है कि जो हल्दी का एब्जॉर्प्शन है वो शरीर अच्छे से कर पाता है। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। सर्दी के दिन है, वैसे भी वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड कफ इत्यादि होता रहता है, तो उससे ये बचाव करता है। तीसरी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, आप देखेंगे कि हल्दी जैसे घर में अवेलेबल है, आंवला जैसे आप आसपास से ही ला सकते हैं, वैसे ही हरी सब्जियां,
जो आप डेली के खाने में इंक्लूड करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है खाने में। मैं आपको बताऊं कि योग में एक सिद्धांत कहा जाता है, वो है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आहार के बारे में भी यही लागू होता है। आप देखेंगे बाहर सब्जियों की बनावट, फलों की बनावट ठीक हमारे शरीर के जैसी है। अगर आप देखें अंगूर को तो उसकी बनावट आपके लंग्स जैसी है। अगर आप सेब को देखें, एप्पल को देखें तो उसकी बनावट आपके हार्ट जैसी है। आपने बादाम देखा होगा, उसकी जो बनावट है, उसका जो शेप है वो आपकी आंखों जैसा है। अगर आप अखरोट की बात करें तो अखरोट का शेप आप देखेंगे तो आपके ब्रेन के जैसा है, मस्तिष्क के जैसा है। और अगर आप देखें आपके इर्द गिर्द होती है, लौकी होती है, तोरई होती है, तो ये सारी सब्जियों की बनावट आपकी आंतों जैसी है। तो ये खाने से आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता और फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। तो ये काफी काफी महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी तरह की सब्जियों का नियमितता से सेवन करें, ताकि आपको सभी पोषक तत्व उसमें से प्राप्त हो जाए। इसके अलावा बच्चों, आपके लिए एक काफी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्वाद में भी काफी अच्छी होती है और जिसके सेहत के फायदे पता नहीं योग और आयुर्वेद में वर्षों से हम प्राप्त करते रहे। आपने च्यवनप्राश के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। आज बहुत तरह के सप्लीमेंट निकल चुके हैं मार्केट में, लेकिन सबसे पुरानी औषधि जो ऋषियों ने तैयार की थी, जो आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है, क्योंकि इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है जो आपके नर्वस सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें अष्टवर्ग की औषधियां होती है। आंवला होता है प्रमुख रूप से, ठीक है, वासा होता है, वनपसा होता है। तो ये सारी जड़ी बूटियों से बना च्यवनप्राश अगर आप खाते हैं, स्पेशली अगर गुड़ के साथ, तो आप देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, इसके साथ साथ ये मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है और स्वाद में भी काफी अच्छा लगता है। तो आप निश्चित रूप से सर्दी के दिनों में च्यवनप्राश का सेवन भी कर सकते हैं, जिसकी बात योग और आयुर्वेद में वर्षों पुराने ऋषियों ने लिख करके रखा है। और इस पर काफी भी रिसर्चेस भी है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको जितनी जितनी चीजें बताई है जो आप नियमितता से सेवन करें, तो इसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक फायदे निश्चित रूप से आप देखेंगे। इसके अलावा काफी ऐसी औषधियां हैं, घर के मसाले हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको भी पता होगा। जैसे घर में सर्दी जुकाम हो जाता है तो नॉर्मली हम काली मिर्च का और सौंठ का काढ़ा यूज करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें तो बुरांश होता है उत्तराखंड में कई इलाकों में, तो बुरांश भी अगर आप देखें तो सेहत के लिए काफी अच्छा है। बुरांश का शरबत भी आप पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे फल हैं जो आपके इलाके में होते हैं, उन सबको आप बदल बदल करके खाते हैं। तो योग ये कहता है कि आपको शरीर के स्तर पे कभी भी कोई पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी, और ये आपकी स्मृति की क्षमता को भी काफी अच्छे से बूस्ट करता है। तो आहार के संबंध में मैंने आज आपको इतनी बातें बताई, जिसको आप नियमितता से करें। इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण मानी गई। योग ये कहता है कि आप जो खाते हैं वही फूड नहीं है, वही आहार नहीं है। जो आप देखते हैं वो आंखों का आहार है, जो आप सुनते हैं वो कान का आहार है, ठीक है। तो योग ये कहता है कि एक विद्यार्थी जीवन से ये चीज आप तय करते होने चाहिए कि आपके अंदर ये प्रतिबद्धता हो कि आपको जैसा बनना है वैसा ही आहार आप ग्रहण करें। अगर आप सकारात्मक चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी ठीक वैसे ही होगा। तो योग का जो आहार का परिप्रेक्ष्य है, मैंने आपको बताया कि कितना बृहद और विस्तृत है। इसके बारे में बहुत अलग अलग बातें कही गई है, ठीक है। और जो अवॉइड करनी है खाने में चीजें, जो आप बाहर की चीजें खाते हैं उसको अवॉइड करना है। योग के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो आप जितना हो सके उतना तामसिक आहार से बचें, जिससे लेथार्जी आती है सिस्टम में। आप जहां तक हो सके मांसाहार से बचें, क्योंकि योग ये कहता है कि पहली शर्त योग साधना की यही है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसा बुनियादी जड़ है, पहली सीढ़ी है योग की। तो आप अपने आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशील बनिए और जितना हो सके उतना प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। तो त्राटक के सत्र के अलावा आज आहार के संबंध में मैंने आपसे जो भी चर्चा की, इससे संबंधित आपके भी कई प्रश्न होंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप एक एक करके वो प्रश्नों को पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरह के। और आहार के संबंध में जो योग एक महत्वपूर्ण बात और कहता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि आप जो भी खाना खाते हैं, आप दोपहर को खाते हैं, आप शाम को खाते हैं, जहां तक हो सके सुबह आपका जो नाश्ता है वो काफी अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए, दोपहर को उससे कम और शाम को उससे भी बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। और योग ये कहता है कि जितनी देर तक आप आहार को चबाते हैं, जितनी देर तक सलाइवा उसमें मिलता है, उतने ही ज्यादा उसके पोषक तत्वों का अवशोषण आंतों के माध्यम से होता है। तो आप किस तरह से खाना खाते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण का है। आप क्या क्या खाते हैं वो तो उतना महत्वपूर्ण है ही,
लेकिन किस तरह से खाते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आहार का पूरा विज्ञान जो योग बताता है, उसमें योग ये कहता है कि विद्यार्थी जीवन से आपका शरीर, आपका मन बन रहा होता है और सिस्टम में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसी उम्र के दौरान। अगर इसको संभालना है तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आप आहार के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि निश्चित रूप से आहार आपके मन को प्रभावित करता है, उसके गुण, उसके गुण धर्म आपके मन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए योग ये कहता है यथा खाद्यते अन्नम तथा संपद्यते मनः, अर्थात आप जिस तरह का आहार खाते हैं उसका ही इफेक्ट, उसी गुण का इफेक्ट आपके मन पे पड़ता है। अगर इस पर आप ध्यान दें तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और ये कहती है कि जिस तरह का स्वाद आप जिह्वा पर जैसे ही कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं तो उसका सीधा इम्पल्सेस जाते हैं आपके ब्रेन तक, आपके मस्तिष्क तक सिग्नल्स जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप आहार का चयन किस तरह से करते हैं। तो आहार के संबंध में आपके अगर कोई क्वेरी होगी, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आहार के संदर्भ में, या फिर हमने जो त्राटक सेशन किया है तो हम निश्चित रूप से उसके बारे में समाधान करेंगे। जी, आप में से कोई भी पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन योग से संबंधित। अभी इतने सत्र हो चुके हैं, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। AIC कोटी कॉलोनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर प्राणायाम में क्या करते हैं? प्राणायाम ओके, प्राणायाम में क्या करते हैं? देखिए, प्राणायाम शब्द जी का सर। अर्थ जो है प्राण प्लस आयाम, प्राणों का विस्तार करते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप जो श्वास अपने भीतर ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या ले रहे हैं? श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट? ठीक है, वो ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? पेड़ों से आ रहा है, ठीक है। और आप एक्सेल के थ्रू क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन चलता है नेचर के साथ हमारा, ठीक है, एक रिदम चलता है। तो हम सेपरेट एंटिटी नहीं है, हम इसी नेचर का हिस्सा है। एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट विद द एग्जिस्टेंस एंड नेचर। इस चीज को अनुभव के स्तर पे जानने के लिए हम प्राणायाम की विधा को अपनाते हैं। जब आप इस तालमेल में आ जाते हैं, ठीक है, बाहर की रिदम जो है वो, और आप एकात्म साध लेते हैं, ठीक है, आप अलग नहीं है, अस्तित्व अलग नहीं है, इन दोनों के बीच में प्राण तत्व के द्वारा समन्वय स्थापित करना, इसी को बेटा प्राणायाम कहा गया है। ठीक है सर, ओके। और आप किसी के भी प्रश्न, आप में से किसी के क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से पूछिए, योग से संबंधित, आहार से संबंधित, ठीक है, क्योंकि योग जब कहते हैं तब एक ही आयाम नहीं है, इतने सेशन हो चुके हैं, आसन से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित, आहार से संबंधित, ध्यान से संबंधित, शुद्धि क्रिया से संबंधित। आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आहार का मतलब क्या होता है? आहार का अर्थ बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि आहार का अर्थ केवल खाने के साथ नहीं है, खाद्य पदार्थ के साथ नहीं है। आहार यानी ये कि इंद्रियों के द्वारा आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सब कुछ आहार है। आंख से अगर आप देखते हैं वो आंख का आहार है, कान से जो सुनते हैं वो कान का आहार है, ठीक है। फिजिकल बॉडी के लिए जो भी हम खाते हैं मुंह के द्वारा वो आहार कहा जाता है, जिससे हमारा निर्माण होता है। तो फूड के द्वारा, खाद्य पदार्थ के द्वारा फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है, भौतिक शरीर का, और आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा जो कुछ भी सुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसी को आहार कहा गया है। और कुछ बेटा क्वेश्चन? सर आपका नाम क्या है? अच्छा बेटा, मेरा नाम दीप है, दीप ठाकर। ओके सर। और कोई क्वेश्चन आपके आहार से संबंधित, योग से संबंधित? क्यूरियोसिटी बच्चों होनी चाहिए निश्चित रूप से। इसी एज से मैं तो ये कहता हूँ आप में से ज्यादा बच्चे योग के फील्ड में आए, बहुत खुशी होगी, ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय विधा की एक बहुत ही ऐसी विधा है जिसको आज पूरी दुनिया मान रही है। तो इसके लिए आप अभी से क्यूरियोसिटी रखिए कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है, आसन क्या है, बंध क्या है, मुद्रा क्या है, ठीक है। और इसीलिए आपको ये मौका दिया गया कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम साथ में मिलकर चर्चा करेंगे। योग क्या है ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, बहुत अच्छी बात। स्कूल से क्वेश्चन आ रखा है कि योग क्या है, व्हाट इज योगा। देखिए, मैं आपको आज के टर्म में भी समझाता हूँ और ट्रेडिशनल टेक्स्ट क्या कहते हैं। सिंपल अर्थ है योग का एकात्म भाव में जीना। मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे बाहर से पेड़ एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ऐसे ही बाहर के फूड को हम ले रहे हैं,
ठीक है, वो वापस रिसाइकल हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटली हम नेचर के ही हिस्से हैं, ठीक है, और सेपरेटली हमने आपको मान रखा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस अकॉर्डिंग टू योगा। तो प्रकृति के साथ एक रिदम में जीना, प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठा करके जीना, इसी को योग कहा गया है। ठीक है, इसको अनुभव करने के अलग अलग तरीके हैं। शारीरिक आसनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा इसका अनुभव करते हैं, इसको हठ योग कहते हैं। ध्यान के द्वारा इसी चीज को अनुभव करते हैं तो राजयोग कहते हैं। ठीक है, अपने मन का लय कर देते हैं तो उसको लय योग कहा जाता है। तो योग की अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन योग का मुख्य अर्थ क्या है? योग का अर्थ यही होता है कि एकात्म भाव में जीना, किसी और को हानि ना पहुंचाते हुए दूसरे को भी अपना ही हिस्सा समझना। सरल शब्दों में इसी को योग भावना कहा गया है। हाँ जीएसटी कोटि कॉलेज। सर, हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? जी बेटा, देखिए स्टूडेंट्स के लिए योग ये कहता है कि विद्यार्थियों के लिए आहार किस तरह का होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज योग ये कहता है कि उष्णमस्नियाता स्निग्धमस्नियाता, अर्थात जो भी खाना बना है उसके 3 घंटे के अंदर आपको आहार ले लेना चाहिए, तभी तक उसमें सात्विक गुण विद्यमान रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें तमस बढ़ने लगता है। तो ताजा भोजन लेना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट योग ने कही है। दूसरी रिक्वायरमेंट योग ने ये कही है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। यानी योग ये कहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी घी या तेल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। योग पहली चीज कहता है स्निग्धमश नहीं आता। जब लुब्रिकेशन वाली चीज खाई जाती है पर्याप्त मात्रा में, तब आपके हाथों में वो खाना चिपकता नहीं है, ठीक है, और मल पदार्थ के रूप में वो निकल जाता है। इसलिए योग की ये रिक्वायरमेंट है कि सभी तरह की दालें बदल बदल करके, सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के ग्रेन्स, मिलेट्स अलग अलग बदल करके खाने चाहिए। जैसे आप उत्तराखंड में रहते हैं तो कुछ हिस्सों में कुछ खास चीजें होती है, तो उस हिस्से के हिसाब से वो चीज स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर होती है, इसलिए आपको वो चीज पहले खानी चाहिए। ठीक है, तो आपका खाना बहुत ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, जितनी भूख लगी उससे आधा भोजन लेना है और बाकी हिस्से को पानी और हवा के लिए छोड़ देना है। तो भूख से थोड़ा कम खाना है, ज्यादा नहीं। और बाहर की चीजों को जहां तक हो सके अवॉइड करना है, जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, नमक ज्यादा है। ठीक है, घर का खाना खाना है। ठीक है, और खाने के बाद योग ये कहता है कि तुरंत पानी नहीं पीना है। ठीक है, क्योंकि जठराग्नि होती है, आपने खाना खाया, उसका डाइजेशन शुरू हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, पाचक रस बनते हैं, वो खाने के साथ मिलते हैं। लेकिन तब जो तुरंत आपने लिक्विड फॉर्म ज्यादा ले लिया तो वो जठराग्नि बुझ जाती है, फिर वो खाना धीरे धीरे पेट में सड़ता है और बीमारियों का कारण बनता है। तो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, ऐसा योग कहता है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? बेझिझक पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर योग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, योग बहुत तरह के हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भावना योग और प्राण संयम योग, ये 2 हिस्सों में योग को मुख्यत्वे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसके डिवीजन अगर आप देखेंगे तो हठ योग, राजयोग, लय योग, नाद योग, ये 4 मुख्य भेद कहे गए। भावना योग में 3 योग कहे गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अगर आप प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के इस्तेमाल के द्वारा एकात्म भाव में आते हैं, परमात्मा तक पहुंचते, इसको ज्ञान योग कहा है। ठीक है, अगर आप भावनाओं का इस्तेमाल कर करके ईश्वर तक पहुंचते हैं समर्पण के द्वारा, इसको भक्ति योग कहा गया है। अगर आप अपने कर्मों को पूरी तरह से फल की इच्छा के बिना समर्पित कर करके करते ईश्वर के प्रति, इसको कर्म योग कहा गया है। तो मुख्य रूप से ये 4 है, और भावना योग में ये 3 बताए, वो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जीएसटी बंगुलपुरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम डाइट किस प्रकार की खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप स्टूडेंट है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज मुझे लगता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप निश्चित रूप से बाहर की कोई ना कोई चीज तो खा ही रहे होंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग फूड जितना हो सके उतना अवॉइड कर दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स जितना हो सके उतना अवॉइड कर दीजिएगा। पहले क्या नहीं खाना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या खाना है वो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाए। तो बाहर की चीजें अवॉइड करके घर का खाना खाइए, सब्जियां जो भी बनती है बदल बदल करके खाइए, दालें जो भी बनती है, क्योंकि देखिए दालों में हर तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो आप दाल बदल बदल करके खाएंगे, चना, अरहर,
ठीक है, मूंग, राजमा, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। सब्जियां बदल बदल करके खाएंगे तो विटामिन और मिनरल्स की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है डेली बेसिस पे वो पूरी हो जाएगी। अगर आप ग्रेन्स बदल बदल करके खाते हैं, अनाज बदल बदल कर खाएंगे, तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से लेकर के प्रोटीन तक की सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो उसके द्वारा भी आप देखेंगे विटामिन B12 और प्रोटीन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी की जा सकती है। सर और हरी सब्जी में तो ज्यादा प्रोटीन होता है। हरी सब्जियों में बेटा जैसे होता है कि विटामिन B12, ठीक है, विटामिन ए, जैसे गाजर है, कैरेट आ रही है, तो विटामिन ए ज्यादा होता है। ठीक है, जो नींबू वगैरह है, संतरा वगैरह, तो विटामिन सी ज्यादा है। प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है दालों में और दूध में। तो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और प्रोटीन के लिए आप अलग अलग तरह की दालें ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हेलो पूछिए सवाल। सर, मुझे अपनी हाइट से रिलेटेड कुछ पूछना था। जी हाइट पूछिए। बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे डाइट वाइट में या एक्सरसाइज वगैरह में कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए जिससे हाइट इंक्रीज हो। जी बहुत अच्छा। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए ये एज में ये क्वेश्चन बहुत आम होता है, हर जगह हमसे पूछा जाता है। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। अगर हाथों को ऊपर से अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेचिंग ताड़ासन कहा गया है। सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, पादहस्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ठीक है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करके आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, और बाकी विटामिन B12 एंड बाकी चीजों के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो भी सब्जियां हैं मिली जुली वो खाइए, दालों का सेवन करिए, तो पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाना ये भी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सर, ये जो एक्सरसाइज वगैरह ये सुबह में ही करना ज्यादा बेहतर रहेगा? ये खाली पेट सुबह और शाम 2 टाइम आप कर सकते हैं। खाना खाने के तकरीबन 3.5 घंटे बाद आप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हार्ट से क्वेश्चन आया है, सर क्या मेडिटेशन भी योगा का ही हिस्सा है? जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्यान भी योग का हिस्सा है क्या। देखिए, योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें से जो 7वां अंग है उसको ध्यान कहा है। तो जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तब हम ये नहीं कह रहे कि हम ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान करने की चीज नहीं है। अगर आप अपने शरीर को, आपके मन को, अपनी भावनाओं को अच्छे तरह से संभालना जानते हैं, तो एक मौके पर अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपकी जीवन ऊर्जा के स्तर पे एक परिपक्वता आ जाती है, तब आप हर एक चीज पर आसानी से ध्यान दे पाते हैं। तब ये 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित रूप से ये योग का ही एक हिस्सा है। जी जी, ऐसी काला डोंगी से क्वेश्चन है, योगासन के क्या फायदे हैं? योगासन के क्या फायदे हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, योग की एकमात्र, बहुत आप मान के चलिए, योग का एक अंग है आसन, तीसरा अंग। ठीक है, और महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसन। जैसे अलग अलग तरह के आसन है, लाई डाउन पोजीशन में है, स्ट्रेचिंग के अलग आसन है, स्टैटिक, डायनेमिक, अलग अलग तरीके से आसनों को किया जाता है। देखिए, योगासन मुख्य रूप से आपके शरीर को ब्रह्मांडीय ज्यामिति के साथ एक करने की प्रक्रिया है। योग के संदर्भ में अगर देखा जाए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसके फायदे की मैं बात करूं तो कुछ योगासन ऐसे हैं जो आपकी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि वो बैलेंसिंग पोस्चर है। इसके साथ कुछ आसन ऐसे हैं जो आप देखेंगे शरीर संवर्धनात्मक आसन है। जैसे हाइट बढ़ाने के लिए जो आसन यूज किए जाते हैं वो शरीर संवर्धनात्मक आसन में आते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन के पोस्चर होते हैं जो ध्यान के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो शारीरिक फायदों से लेकर मानसिक फायदों तक, क्योंकि आसन, अगर एक आसन में आप सही तरीके से बैठना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन एक खास तरह से काम करता है। तो ये केवल और केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालते, शरीर के स्तर पे ये हमारे इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होने वाले अलग अलग हार्मोनल सिक्रीशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर काफी साइंटिफिक रिसर्चेस है। और इसके अलावा ये मेंटल क्लैरिटी लाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी ध्यान देने की क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप फिजिकल बॉडी को किस तरह से संभालते हैं। तो मुख्य रूप से आसन इसी के बारे में है कि आप अपने शरीर को किस तरह से संभालते हैं और इसके द्वारा आप अपने मन को किस तरह से संभालते हैं। तो कुल मिला के आसन के शारीरिक फायदे भी उतने ही है, मानसिक फायदे भी उतने ही है
और इस एज में मैं बात करूं तो मैंने जो सारा बताया कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं सिस्टम में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को बहुत आसानी से हम एडॉप्ट कर सकते हैं और उसको हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, केवल और केवल आसन के द्वारा भी। ये आसन की महिमा। और आप में से किसी के क्वेश्चन? ये ऐसी कोटी कॉलोनी पूछी, आपको अनम्यूट कर दिया है। सर सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? सूर्य नमस्कार के 12 आसन माने जाते हैं, वैसे ही सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र माने जाते हैं। ठीक है, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मरीचय नमः, ऐसे 12 मंत्र माने गए हैं जो एक एक आसन के साथ किए जाते हैं। इसके द्वारा हम शरीर पर तो काम करते ही, लेकिन अपने मन पे अवेयरनेस के साथ भी काम करते हैं। इसीलिए योग का और बाकी एक्सरसाइज में डिफरेंस यही है, क्योंकि मंत्रों का यूज करते हुए अपने मन पे काम कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी ऐसी कलर डोंगी से क्वेश्चन है, हमें योगासन सुबह ही क्यों करना चाहिए, शाम को क्यों नहीं करना चाहिए? योगासन के बारे में एक बात कही जाती है कि इसको करने की पहली शर्त ये होती है कि आपका शरीर में कोई किसी भी तरह के मल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सुबह सुबह आप शौच क्रिया आते जाते हैं तो इसके द्वारा आपके शरीर में कोई मल नहीं रहता। और अगर आप साथ में ऊषा पान करते हैं, मतलब सुबह उठ करके पानी पीते हैं, तो वो सारा फ्लश आउट कर देता है सिस्टम में से। उसके बाद ही आपका ऊर्जा तंत्र खुलना शुरू होता है। आप देखेंगे कि सुबह आपके शरीर की ताजगी और मन की ताजगी कुछ और होती है, शाम तक आते आते एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि सुबह का समय मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद तक का समय योगाभ्यास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि वो संध्या काल कहा गया। और योग में 3 संध्या काल माने, उसमें से सुबह का जो संध्या काल है, जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद का है, वहां तक योग अभ्यास के लिए काफी अच्छा समय माना गया। ये ऐसी टंगसा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, पूछिए क्वेश्चन आपका। सर हम योग शाम को भी कर सकते हैं? योग शाम को कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आप? जी सर, शाम को भी कर निश्चित। सकते हैं हम? शाम को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सुबह का टाइम सबसे अच्छा माना है, लेकिन भोजन के तकरीबन 3.5-4 घंटे बाद शाम को भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम। ये ऐसी पापो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर योग और प्राणायाम में क्या अंतर होता है वैसे? देखिए, प्राणायाम योग का ही एक अंग है, क्योंकि प्राणायाम अलग नहीं है, योग अलग नहीं है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने चौथा अंग प्राणायाम को बताया, तो योग का ही एक हिस्सा है, एक साधना पद्धति है। सर खाना खाने के बाद योगा करने से क्या होता है? जी ऐसी गौरी हार्ट क्वेश्चन है। देखिए, खाना खाने के बाद केवल एक योग किया जा सकता है। ठीक है, वैसे 2 चीजों के बारे में बात कही है। जैसे योग ये कहता है कि दोपहर का खाना आपने खा लिया, लंच कर लिया, उसके बाद या तो आप वज्रासन में बैठ जाए, नी बेंड करके अपने पैरों के सिचुएशन में बैठ जाए, इसको वज्रासन कहा गया। ठीक, तो पहला तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं 10 से 15 मिनट, वो डाइजेशन के लिए काफी अच्छा है। योग ये कहता है कि अगर आप 10-15 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो खाने का अवशोषण अच्छे से होता है, फूड एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। इसके अलावा एक दूसरी बात कही है वाम कुक्षी। दोपहर का खाने खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक बाई करवट लेकर के लेट सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी डाइजेशन काफी अच्छा होता है। तो योग करने के बाद ये 2 चीजों के बारे में ही कहा है। बाकी चीजों को करने से आपका स्टमक फुल है, तो आप देखेंगे कि उसको करने से उसकी हानि होगी, इसलिए खाना खाने के बाद योग करने का विधान नहीं किया गया है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम का, इस सत्र का आहार की चर्चा के साथ और क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ समापन करते हैं। आप सभी को नमस्कार।